पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बावजूद ईरानी वजीर खारजा की जानिब से बाकायदा मुज़ाकरात ना होने का बयान सामने आ गया। इस डेडलॉक को दोबारा डायलॉग में बदलते हुए हम देख सकेंगे। जी हाँ, देखें जिस तरीके से 2 महीने जो MOU के थे वो तो पूरे हो गए हैं और जी। अभी ऐसा बज़ाहिर कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हो रही कि उसको एक्सटेंशन की बात नहीं हुई है। लेकिन उसके दरमियान में देखें ना कि वो खैर वो भी नाम निहात एक सीज फायर ही था जिसमें के दौरान हमने देखा है अमेरिकन स्ट्राइक्स भी होती रही हैं, फिर ईरानी स्ट्राइक्स शिप्स के ऊपर होती रही हैं। और अभी जिस तरीके से कि वी कैन सी देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब अमेरिका का जो मिलिट्री है वो इकोनॉमिक प्रेशर पे आ गया है और वो अब इकोनॉमिक प्रेशर को एज ए टूल के तौर पे वो इस्तेमाल करना चाह रहा है मजीद, ताकि मुश्किलात और प्रेशर ईरान पे डेवलप कर सके। और दैट्स वाई आप देखें कि यहाँ बातचीत तो खैर होती जो है कि बिहाइंड द सीन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे देवर इन कम्युनिकेशन विद द पासदारान के साथ थ्रू दी इराकी कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट थे मसूद बरजानी थे, जो वो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कम्युनिकेटिंग, उनके बातचीत को कम्युनिकेट करवा रहा था। सो कहीं ना कहीं से बैक डोर इनके आपस में राब्ते भी रहे, डिस्पाइट कि फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान जो लीडिंग मीडिएटर था और इसके अलावा पाकिस्तान वाज बीइंग हेल्ड बाय तुर्किया या कतर की तरफ से भी वहाँ बातचीत चल रही थी। जो बड़ा मुद्दा जो था उस वक्त था वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग के सिलसिले में था। उसमें ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बताया जा रहा है, बिटवीन ओमान एंड ईरान, जिसमें उन्होंने फ्यूचर में मैकेनिज्म एक डेवलप किया है विद वाइल टेकिंग ऑन बोर्ड द GCC कंट्रीज। तो एक ऑप्शन इसमें अब ये भी बनती है, सिंस दे हैव आस्क्ड कि जी इससे पहले कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, ईरानीज कह रहे हैं कि आप हमारी ये 6 डिमांड्स पूरे करें, सैंक्शंस को लिफ्ट कर दें, एसेट जो फ्रीज है अनफ्रीज कर दें, ब्लॉकेट हटा दें और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ये है जो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दरमियान में अमेरिका की तरफ से कोई चीज़ हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वो प्रेशर भी वो बिल्ड करना चाहेंगे। और उस प्रेशर में ये वो चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर में कुछ बैंक्स हैं, स्पेशली जो चाइनीज बैंक्स हैं या हांगकांग बेस्ड बैंक्स हैं, उन पर वो पाबंदियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि 80% ऑयल जो है चाइना ईरान से लेता है। और लास्ट ईयर इंटरेस्टिंग एक जो अभी डिटेल्स आई है कि 2024 में ईरान ने जो अपने जो आजकल जो तेल बेचता है वो युआन में बेचता है, लेकिन 2024 में $43 बिलियन का तेल बेचा। दैट इज मैसिव। डिस्पाइट ऑल दो सैंक्शंस, मुश्किलात के बावजूद जब $43 बिलियन की आपकी इनकम होती है तो मेरे ख्याल में वो क्लॉसल है। तो उसके बावजूद थिंग्स आप समझ ले कि वो थी। अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद मुश्किल बना रहे हैं और फिर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट्स हो रही हैं। तो अब रिसेंटली ये भी इतलात आ रही कि $500 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी को भी इन्होंने फ्रीज कर दिया है, ताकि वो कहते हैं फिर लैंड ब्लॉकेट भी चाहते हैं, क्योंकि ईरान के बॉर्डर 7 ममालिक से मिलते हैं, तो ताकि वो चाहते हैं वहां से भी इनको कोई एक्सेस ना मिले। सो बहुत सारे ऑप्शंस पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लेकिन ऑप्शंस अल्टीमेटली पर आप गौर देखेंगे तो कर रहे हैं। अब देखना ये भी है कि साथ साथ अगर खलीजी रियासतों की जानिब हम देखें तो अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मौजूदगी का वो असर जायजा लेना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और वाशिंगटन की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की कितनी बड़ी नाकामी है, ये आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए ये तो बहुत है, वो लोग तो यही कहते हैं ना, जब अपने बेसिस का आप दिफा नहीं कर सकें जी जी। तो फिर आप और दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। GCC कंट्री जिसका आपकी यू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेट्रोल डॉलर्स का क्या कंसेप्ट था कि आप तेल डॉलर्स में बेचे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वो भी नहीं कर सकें। तो और इसके अलावा आप देखें ना कि जो इनका जहाज था USS इब्राहिम लिंकन जो था, और जिसके हालात वाकयात अब रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो लॉजिस्टिक्स भी नहीं रह सके, क्योंकि फिफ्थ फ्लीट जो बहरीन में था जंग के शुरू में उनको उड़ा दिया गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दैट्स वाई आउट ऑफ 17 बेसिस जो इनके GCC कंट्रीज में थे, 16 वर ऑलमोस्ट 80% दे वर डैमेज्ड। फिर GCC कंट्रीज को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज हो गई, तो अब रियलाइजेशन हुई। दैट्स वाई आप देखें कि ये मक्का जो एग्रीमेंट हुआ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो अलायंस हुआ है,
अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको अब इंडोर्स कर दिया और उसको जी। अप्रिशिएट कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दे आर एग्जिटिंग दी जो जीसीसी या गल्फ को वेस्ट एशिया से वो निकल रहा है अमेरिका, बट दे विल टेक सम टाइम। और जिस तरीके से अभी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कुछ एसेट जॉर्डन में शिफ्ट किए थे, जहां पे मैक्सिमम अटैक इसी वजह से हो रहे थे। तो दैट्स वाई फिर एक ये भी है। और वो फिर देखें कि ईरान अमेरिका के लिए इतना प्रेशर अभी पड़ा है कि जीसीसी कंट्रीज के तरफ से वो कहते हैं भाई आप यहाँ से निकल जाएं, हमें खुद तो अपने हाल पर हमें छोड़ दें। क्योंकि जो उन्होंने अपनी एक अंपायर जो समझ ले, जो कंसेप्ट जो जीसीसी कंट्रीज था, या दुबई को देख लें, यूई को देखें, कतर को देख लें, वो तो कोलैप्स कर गया है। दे विल टेक ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दोस जो उनको शॉक पहुंचा है। और फिर अभी वो उनको भी समझ में आ गई है कि ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि आपने एमिकबली म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ इसी खित्ते में रहना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन है जिसके पाकिस्तान चाहता है कि इन सब में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपस में लड़े ना, और कहीं इजराइल को हम मौका ना दें, और ताकि ये आपस में लड़े। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब। दूसरी तरफ हम डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मक्का मुआहदे को इंडोर्स कर रहे हैं, वहीं पर उनकी जानिब से नेटो इत्तेहादियों को जो सवालनामा भेजा गया है, दिफाई खरीदारियों की रसीदें मांगना, नेटो के इत्तेहाद पर क्या असर डालेगा? देखें जी, बिल्कुल अभी क्लैरिटी आ गई है कि जो आप देखें ना, अगर नेटो था तो नेटो का क्या मकसद था? अटैक ऑन वन कंट्री मींस अटैक ऑन ऑल कंट्रीज। सो जब ये जंग हुई है अमेरिका के ईरान के साथ, तो उसमें तो कोई नेटो का मुल्क नहीं आया सामने, दे रिफ्यूज्ड। सो इसमें स्पेन तो लीडिंग था, उन्होंने कहा भाई आपकी जहाज भी यहाँ से ना गुजरे। वो इतना बड़ा स्टैंड था। दैट्स व्हाई ट्रम्प ने कहा कि भाई पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं रशिया से, और इसके बावजूद आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो क्रेडिबिलिटी पर तो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन रेज कर दिए थे नेटो के। तो अभी भी इसीलिए उन्होंने एक और सवाल उन पर रेज किया। दैट्स व्हाई आप देखें, जब नेटो ये नहीं कर सका, और तुर्किया क्यों समझते इस अलायंस में आया है, वो समझते हैं कि कल इसराइल अगर तुर्किया पे हमला करता है, आपके ख्याल में ये नेटो तुर्किया को सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई ये जो क्रेडिबिलिटी है इस नेटो की, या पास में सीटो था, सेंटो था, इस तरह के थे, ये कभी ये चले नहीं हैं। पास में अब हमने देखा है चले, जब पिछले जंगें हुई, इराक की जंग हुई है, उसमें कोलिशन थे, या अफगानिस्तान में एक था, जब उसमें एक सबका इंटरेस्ट था तो उस वक्त आए थे, लेकिन उसके बाद तो हमने नहीं देखा। सो क्रेडिबिलिटी अभी हाथ से निकल रही है। और अभी आप देखें ना कि अभी सिर्फ कोरिया में डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में नेटो कहीं स्टैंड लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा नेटो, क्योंकि इस जंग में किसी जंग में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। दैट्स व्हाई अभी एक और डेवलपमेंट आपने देखी होगी, यूनाइटेड किंगडम, और उन्होंने कहा कि हम अपना एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला को डेवलप करते हैं। उन्होंने कहा वी डोंट रिलाई ऑन नो अमेरिका। अब जिस तरह यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस और जर्मनी है, वो एक अलग अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया। सो वो जो ट्रस्ट है बिटवीन दीज कंट्रीज, वो भी अभी निकल रहा है। और जो नेटो का कंसेप्ट है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। दैट्स व्हाई ट्रम्प ने कहा था ना कि हम अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कंसंट्रेट करेंगे, तो लाइक फ्यूचर में वो इसी तरह होगा। बिल्कुल बसूर साहब, ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं रहा। इस सारी कंडीशन में ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने पर इनाम का ऐलान, ये आप क्या समझते हैं खित्ते में अस्करी कशीदगी को किस हद तक बढ़ा सकता है? देखें, ये रेट्रिक से कुछ भी नहीं है, और ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ये टिट फॉर टेट वाली बात होनी है। और ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखें कि हमने पास में भी देखा है कि जिस तरह अल-कुद्स के जो कमांडर्स थे, कासिम सुलेमानी हमारे सामने एक मिसाल है, जिस तरह उनको ट्रैक किया गया और उनको एलिमिनेट किया गया। या अब रिसेंटली जो लेबनान में हसन नसरुल्लाह हमारे सामने मिसाल है। तो फिर इस तरह होगा तो फिर ये फिर टारगेट किलिंग्स वाकयात हो सकते हैं, जो बहुत डेंजरस है। और फिर अमेरिकन ऐसे कोई ऑप्शन या कोई मौका भी नहीं देंगे जहां पे उनको कोई बंदा पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ा जाता है तो अमेरिका में बड़ा प्रेशर ट्रम्प पे डेवलप होगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, तो वैसे वो कोशिश नहीं होगी। लेकिन अभी तो देखें, ग्राउंड फोर्सेस तो अभी कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ वो भी मिडिल ईस्ट में अगर है तो वो जीसीसी कंट्रीज के अंदर कहीं पे उनके प्रेजेंस है, तो वो तो फिजिकली चांसेस नहीं है कि कोई ऐसा कुछ कर सके।
बिल्कुल बूट्स ऑन ग्राउंड के दावे ही हैं, लेकिन अभी तक अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली ये कमेंट कर दें कि पासदार इनकलाब का ये दावा करना कि उनका 85% जो फ़ज़ाई दिफाई पैदावारी निज़ाम है बड़ा महफूज है, लेकिन दूसरी तरफ मसूद पेजिशकियान जो अवामी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, जो मुल्क को दरपेश मौशी मुश्किलात है उनकी बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि तासुर ये मिल रहा है कि शायद कोई रिफ्ट है और मसूद पेजिशकियान जो है वो मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। चल क्या रहा है? जी हाँ, बिल्कुल देखें कि टोटल जो कंट्रोल है अभी ईरान के अंदर, द कंट्री इज बीइंग रन बाय IRGC। जी। और IRGC के जो जिस तरह रिसेंटली जो कमांडर्स प्रमोट हुए हैं, जो टॉप हार्ड लाइनर्स थे जो आयतुल्लाह ने प्रमोट किए हैं, वो बेसिकली वो रन कर रहे हैं। और फिर आज देखें अहमद वाहिदी है जो ओवरऑल जो IRGC के कमांडर है, पावर्स उनके पास हैं। और बाकी तो देखें ना कि ये प्रेसिडेंट जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, ये तो नॉमिनल है। इवन जो देखें कि कालीबाफ जो है इज ए फॉर्मर IRGC कमांडर है, लेकिन सिंस ही इज रिटायर्ड तो उसकी भी वो हैसियत, वो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। सो देयरफॉर वो कहते हैं इट इज द IRGC जनरल्स हु आर कंट्रोलिंग ईरान। और फिर ईरान में ये भी है कि वो जो इकोनॉमी है, वो 50% इकोनॉमी ईरान की जो है वो भी IRGC के पास है। इवन वो यहाँ तक बता रहे हैं कि डिस्पाइट ऑल दोज डिफिकल्टीज, कि जो सिस्टम ईरान के अंदर IRGC ने डेवलप किया है वो अभी भी ईरान को सेल्फ सस्टेन रख सकते हैं। और इवन वो यहाँ तक है कि वो कहते हैं कि स्मगलिंग के जितने रूट्स हैं जिसमें वो चीज़ें मैनेज करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो हद तक उनके पास कंट्रोल है। सो लेकिन दैट्स वाई आप देखें ना, जब $43 बिलियन का आप तेल बेच सकते हैं डिस्पाइट ऑल दी सैंक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन, तो मतलब इसका मतलब है चीजें जारी है। बट स्टिल ये है कि देयर आर फैक्शंस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक तो IRGC है जो कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिनके पास कोई पावर नहीं है, फिर एक और ग्रुप है जो रिटायर्ड फॉर्मर IRGC के लोग हैं, जिस तरह कालीबाफ है, मोहसिन रजाई वगैरह हैं, ये लोग हैं। तो इनके भी एक अलग ग्रुप है। तो एक फैक्शनल डिवीजन है, इसलिए लोगों की असेसमेंट ये है। बिल्कुल कल बिल्कुल, यहाँ ये पे डिवीजन की हालात वजह से अगर ये जंग असेसमेंट में ये है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का।